हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 भर्ती परीक्षा के फ्री क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में 4 पार्ट्स देख चुके हैं, यानी कि पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक। आज हम पार्ट 5 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम अध्याय एवं धाराएं देखेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक समय पर पहुंचती रहें। तो आइए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने आपके लिए कुछ MCQs लाए हैं, जिसको आप सॉल्व करेंगे और इनके आंसर आप कमेंट सेक्शंस में देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 4 में कितना प्रसूति फायदा प्रदान किया जाता है? 5,000, 3,000, 6,000 या 1,000? नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बालक की परिभाषा है 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक, 11 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक, 18 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक या 6 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार रिफॉर्म्स इन TPDS कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? कम्स अंडर विच सेक्शन? धारा 11, धारा 16, धारा 10 या धारा 12? नेक्स्ट है, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत क्या नहीं है? कॉल सेंटर, हेल्पलाइनें, नोडल अधिकारी या राज्य आयोग? नेक्स्ट है, राज्य आयोग के सदस्यों की अवधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 5 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 5 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष? कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कितनी स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान है? 1, 2, 3 या 4? तो ये 6 प्रश्न है, जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम धारा 21 तक देख चुके थे, आज हम धारा 22 देखने जा रहे हैं। तो धारा 22 किस में गिवन है? अध्याय 8 में, जिसका नाम है खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार की बाध्यताएं। ठीक है, हमने ब्रीफ में पार्ट 2 में देखा था कि कौन से अध्याय में कौन सी धारा है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 2 देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी अध्याय में कौन सी धाराएं हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो धारा 22 क्या बोलती है? धारा 22 बोलती है कि केंद्रीय पुल से केंद्र सरकार राज्य सरकारों को केंद्र सरकार राज्य सरकारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। ठीक है, यानी कि आवंटित करेगी। ये कौन बोलता है? धारा 22। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 23। तो धारा 23 में क्या है कि मान के चलो ये आवंटित तो कर रहे हैं, ठीक है, ये आवंटित किए हैं जो भी खाद्यान्न है। मान लो यदि कमी आ गई तो केंद्र सरकार क्या करेगी? उस कमी की भरपाई के लिए राज्य सरकारों को निधियां प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, निधियां मतलब क्या होता है? पैसे। ठीक है, इन द सेंस, तो ये पैसे का राज्य सरकार फिर क्या करेगी? राज्य सरकार, जैसा कि हमने कल देखा तो क्या देती है? ये खाद्य सुरक्षा भत्ता देती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये केंद्र सरकार क्या कर रही है? यदि खाद्यान्नों की कमी हो गई है तो राज्य सरकारों को ये निधियां प्रोवाइड करवाएगी। और निधियां ये कैसा प्रोवाइड करवाती है? जितना भी कम प्रदाय की सीमा तक, यानी कि मान के चलो जितना ये कम दिए हैं बस उतनी ही निधियां ये देंगे। ठीक है, मान के चलो इनको 10 देना था तो 5 ही भेजे कुंटल में, है ना, 5 ही भेजे हैं, तो ये 5 कुंटल के लिए ये क्या करेंगे? उतना पैसा दे देंगे। फिर उन पैसों का राज्य सरकार क्या करेगी? जो हितग्राही हैं, जो यानी कि जो हकदारी हैं, जिनको मिलना चाहिए, जो पात्रता रखते हैं, उनको ये खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, ऐसा कौन बोलता है? धारा 23 बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए अध्याय 9। तो अध्याय 9 में क्या है? खाद्य सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की बाध्यताएं। अभी हमने जस्ट क्या देखा? केंद्र सरकार की बाध्यताएं देखी, जिसमें वो आवंटित कराएगी क्या? खाद्यान्न राज्य सरकारों को, और यदि नहीं करती है तो वो निधियां प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, तो अब क्या हम देखने जा रहे हैं? राज्य सरकार की बाध्यताएं। तो राज्य सरकार क्या करेगी? सभी स्कीमों का कार्यान्वयन करेगी।
ठीक है, यानी कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन और मॉनिटर करेगी। ठीक है, ये लिखा है किसमें, धारा 24 में। लेकिन ये किस तरह से करेगी, तो मॉनिटर करने के लिए सबसे पहले राज्य सरकार क्या करती है कि राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर, क्या, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं का सृजन करेगी। इस तरह से ये क्या करेगी, मॉनिटर करेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है अध्याय 10। तो अध्याय 10 में क्या है, स्थानीय प्राधिकारियों की बाध्यताएं। ठीक है, अब ये स्थानीय प्राधिकारी कौन है, ये स्थानीय प्राधिकारी वो हैं जिनको राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इन सभी कार्यों के लिए उत्तरदायित्व सौंप सकेगी। मतलब क्या हुआ कि यानी कि स्थानीय प्राधिकारी ऐसे प्राधिकारी हैं जिनको राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा और वैकेंसी अधिसूचना जारी करके इन लोगों को प्राधिकृत करेगी कि आप, यानी कि पर्टिकुलरली किसी इंसान को राज्य सरकार बोल रही है कि ये आज से स्थानीय प्राधिकारी है। ठीक है, यानी कि अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, लोकल अथॉरिटी मतलब किसी को ये काम सौंपना। ये कौन कर रहा है, राज्य सरकार कर रही है। कैसे कर रही है, अधिसूचना जारी करके कर रही है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट अध्याय 11 क्या बोलती है, पारदर्शिता और जवाबदेही, यानी कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे ये तय करते हैं, सोशल ऑडिटिंग से, है ना। सोशल ऑडिटिंग मतलब क्या होता है, सामाजिक संपरीक्षा, यानी कि अध्याय 28 क्या बोलती है, सामाजिक संपरीक्षा की बात कहती है। ठीक है, यानी कि सोशल ऑडिटिंग की बात कौन किया है, धारा 28। ठीक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल ऑडिटिंग। ठीक है, तो ये कैसे होगा, कौन करेगा, कहाँ होगा, अब देखते हैं। ठीक है, तो सोशल ऑडिटिंग सबसे पहले कौन कर रहा है हम देखते हैं। तो ये कौन करेगा, स्थानीय प्राधिकारी करेंगे। ठीक, और स्थानीय प्राधिकारी कौन होते हैं, जिनको राज्य सरकार प्राधिकृत करती है। ठीक, फिर ये कहाँ करेंगे, ये लोग तो करेंगे, लेकिन कहाँ कर रहे हैं ये, तो ये क्या करेंगे, उचित दर दुकान जो है, यानी कि फेयर प्राइस शॉप्स जो हैं वहाँ, और जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है या अन्य कल्याणकारी स्कीमें चल रही हैं उनका कार्यकारण देखेंगे। क्या करेंगे, ये उचित दर दुकानों में जो TPDS है और या फिर अन्य जो भी स्कीम चल रही होगी कल्याणकारी स्कीम, उनका करण, यानी कि ये ठीक से इम्प्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं, इसको ये देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अन्य जानकारियां में क्या है कि ये तो राज्य सरकार करवा रही है सोशल ऑडिटिंग, किसके जरिए, स्थानीय प्राधिकारी के जरिए। ठीक है, लेकिन अब केंद्र सरकार का क्या, तो यदि केंद्र सरकार को लगता है कि उसको भी सोशल ऑडिटिंग करवाना है तो वो क्या करेगी, या तो स्वयं करेगी। ठीक है, वो स्वयं करेगी, और यदि नहीं तो वो किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के माध्यम से सोशल ऑडिटिंग करवाएगी। ठीक, याद रहेगा, केंद्र सरकार को यदि लगता है तो, ठीक है, तो वो किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी यानी कि स्वतंत्र अभिकरणों के माध्यम से वो सोशल ऑडिटिंग करवा सकती है। ठीक है, सामाजिक संपरीक्षा जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए धारा 29 में क्या है, सतर्कता समितियों का गठन, यानी कि विजिलेंस कमेटी। ठीक है, विजिलेंस कमेटी का गठन की बात कौन कर रहा है, धारा 29। ठीक, तो ये कैसे होगा, क्या होगा, आगे देखते हैं। तो ये क्या है, जो सतर्कता समितियों का गठन कौन करवाएगा, सतर्कता समितियों का गठन कौन करवा रहा है, तो इसको भी राज्य सरकार करेगी। ठीक है, इनका गठन कौन करेगा, राज्य सरकार। और क्यों कर रही है, जैसा कि मैं टॉपिक हमारा क्या है, पारदर्शिता के लिए कर रही है और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ कर रही है, तो ये करेगी राज्य, जिला, ब्लॉक और उचित दर दुकानों के स्तरों पर। ठीक है, याद रहेगा। फिर उसके बाद कौन से नियम के अधीन
कर तो रहे हैं, विजिलेंस कमेटी का गठन तो कर दिए हो, लेकिन कौन सा पावर है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके अंदर में कर रहे हो? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, कि विजिलेंस कमेटी का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट, इसका गठन कैसे हो रहा है? यह ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे, यानी कि विजिलेंस कमेटी तो बोल रहे हो आप, ठीक है, समिति, लेकिन उसमें सदस्य कौन होंगे? तो ऐसे सदस्य होंगे जिसको राज्य सरकार चुनेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है? वो ऐसे जब बना राज्य सरकार रही है तो उसके सदस्यों को कौन चुन सकता है? राज्य सरकार, ठीक है। और इनमें स्थानीय प्राधिकारी, याद रखेंगे ये वाली लाइन को आप लोग याद रखेंगे, इनमें स्थानीय प्राधिकारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्त्रियों और निराश्रित व्यक्तियों या निःशक्त व्यक्तियों का सम्यक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, को सम्यक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। एक बार और मैं बोलती हूँ कि ये जो विजिलेंस कमेटी का गठन राज्य सरकार जो कर रही है उसमें क्या होगा? स्थानीय प्राधिकारी, साथ में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ठीक, उनको, स्त्रियों को, निराश्रित व्यक्तियों को क्या करेंगे? ये सम्यक प्रतिनिधित्व करवाएंगे। सम्यक प्रतिनिधित्व मतलब क्या होता है? सभी को इक्वल पोजीशन देना, ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम देखते हैं कार्य प्रणाली, यानी कि इनकी कार्य किस तरह से ये कार्य कर रहे हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये कार्य कैसे करेंगे? इस अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का नियमित रूप से पर्यवेक्षण करेंगे। क्या करेंगे? ये सबसे पहला इनका क्या कार्य है? सुपरवाइज करेंगे। किसको कर रहे हैं? कि जो भी स्कीम चल रही है उसको सुपरवाइज करेंगे। फिर क्या करेंगे? किसी भी, ये फिर देखेंगे कहीं किसी धारा का अतिक्रमण तो नहीं हो रहा है, और यदि हो रहा है तो ये क्या करेंगे? विजिलेंस कमेटी जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में सूचना देंगे। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। कैसे ये देंगे सूचना? जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित में देंगे, ठीक। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि कहीं किसी, जैसे कि निधियाँ आती हैं, है ना, निधियाँ मतलब कौन दिया है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार को दी है, कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, ठीक है। निधियों के दुर्विनियोग की जानकारी भी ये किसको देंगे? जिला निवारण अधिकारी को, ये भी लिखित रूप से देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये कार्यों को सुपरवाइज कर रहे हैं, ठीक है। जो भी स्कीमों के कार्यान्वयन, यानी कि जो भी स्कीम चल रही है उसको तो पहले सुपरवाइज करेंगे कि सही तरीके से चल रही है कि नहीं। फिर उसके बाद ये पा रहे हैं कि किसी भी धाराओं का, उपबंधों का, नियमों का अतिक्रमण हो रहा है तो इसकी जानकारी ये किसको दिए? जिला शिकायत निवारण अधिकारी को दिए। और कैसे देंगे? ये लिखित रूप से देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड काम इनका क्या है? यदि ये देख रहे हैं कि किसी निधियों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, और यदि ये पा रहे हैं दुरुपयोग होगा, तो उसके खिलाफ भी ये जानकारी जिला शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित तौर पर देंगे, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट थिंग, अध्याय 13। अध्याय 13 में क्या है? प्रकीर्ण, यानी कि बहुत सारी चीजें इसमें है, ठीक है। तो धारा 33 आ जाओ। धारा 13 में धारा 33 देखेंगे। तो धारा 33 क्या बोलती है? शास्तियाँ, यानी कि सजा का प्रावधान। अब सजा का प्रावधान क्या है ये? चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। तो सजा सबसे पहले तो कौन दे रहा है, ठीक है, क्यों दे रहा है, किसको दे रहा है, क्या कारण है, वो सब हम देखते हैं शास्त्रियों में, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, कल मैंने आपको बताया था कि कल की जो भी शिकायत होती है, किसी भी व्यक्ति की शिकायत होती है तो वो सबसे पहले किसके पास जाता है? जिला के पास जाता है ना। तो जिला के पास जाता है तो उसमें क्या है? जिला शिकायत निवारण अधिकारी के पास जाता है। तो जिला शिकायत निवारण अधिकारी के पास जाने से जब उसकी अपील सही तरीके से नहीं सुनी जाती है या फिर वो उनके आदेशों से संतुष्ट नहीं होता है तो फिर वो कहा जाता है राज्य आयोग। राज्य आयोग मतलब यहाँ क्या है? याद करो, हमने परिभाषा में क्या देखा था कि राज्य आयोग मतलब राज्य खाद्य आयोग, ठीक है।
तो राज्य खाद्य आयोग के पास क्या गया? जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के खिलाफ अपील करने। ठीक है, समझ में आया? एक बार और फिर मैं रिपीट करूंगी पहले, लेकिन एक बार आप ध्यान से पहले सुनो। ठीक, तो क्या है ये कि जब राज्य खाद्य आयोग के पास कोई भी पहुंची है, कोई भी शिकायत पहुंच गया, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि देखो, जो भी उचित दर दुकान होती हैं, ठीक है, या फिर कोई एरिया है, तो क्या करती हैं राज्य सरकारें? नोडल ऑफिसर को चुनती हैं। ठीक है, यानी कि वी कैन से लोक सेवक या प्राधिकारियों का चयन। अभी हमने देखा स्थानीय प्राधिकारी यानी कि लोकल अथॉरिटी जिसको हम बोल रहे हैं, तो लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट या प्राधिकारी है। ठीक है, तो इनका चयन होता है। इनका चयन क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये देखेंगे, क्या देखेंगे कि सभी चीज़ें सही रूप से चल रही हैं कि नहीं। फिर उसके बाद मान के चलो कि पर्टिकुलरली कोई पर्सन है, ठीक, मान लो राम कोई पर्सन है, ठीक, आपको समझाने के लिए है ये। राम कोई पर्सन है, उसको उसके जो भी वो जिस चीज़ की पात्रता रखता है उसको नहीं मिला। ठीक है, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? लोक सेवक या प्राधिकारी की। ठीक है, तो राम क्या किया? जिला निवारण के पास गया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जिला शिकायत निवारण अधिकारी। ठीक है, यानी कि जिला शिकायत निवारण अधिकारी के पास गया। फिर ये राम किसके खिलाफ गया है? किसी भी लोक सेवक के खिलाफ गया है। ठीक है, वहाँ पे ये क्या किया है कि शिकायत किया। फिर जिला शिकायत निवारण अधिकारी जो आदेश दिए ये उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ है, तो ये किसके पास चला गया? राज्य खाद्य आयोग के पास चला गया। फिर राज्य खाद्य आयोग सब पूरा सुनेगी, पूरी सुनवाई करेगी। फिर वो सुनवाई में यदि वो पाती है कि ये लोक सेवक की गलती है और लोक सेवक की वजह से राम को उसके अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है, तो ये इन पर लोक सेवक या प्राधिकारियों पर 5,000 से अनधिक की शास्ति लगाएगी। 5,000 से अनधिक की शास्ति मतलब यानी कि 5,000 से कम, नॉट ग्रेटर देन 5,000, यानी कि 5,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए जो सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, और क्या होना चाहिए? फेलिंग टू प्रोवाइड रिलीफ रिकमेंडेड बाय DGRO, यानी जिला शिकायत निवारण अधिकारी जो बोले हैं उसको ये नहीं किए हैं, तब जा करके। मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ कि शास्तियाँ यानी कि किसको सज़ा दे रहे हैं, कौन दे रहा है। तो सबसे पहले ये जो सज़ा का प्रावधान है वो लोक सेवक या प्राधिकारी के लिए है। ठीक है, इनको सज़ा मिल रही है। क्यों मिल रही है? कि ये अपना कार्य सही से नहीं किए। और ये कौन सा कार्य सही से नहीं किए हैं? लोगों को उनके हक दिलवाने का कार्य, क्योंकि इसीलिए तो इनकी नियुक्ति हुई थी ना। ये क्या करें? सुपरवाइज ही तो कर रहे हैं किसी भी कार्य को। ठीक है, कि सही सभी स्कीमें इम्प्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं। और यदि ये वैसा नहीं करते हैं तो राज्य खाद्य आयोग क्या करेगी? इनके ऊपर शास्तियाँ लगाएंगी, और वो शास्तियाँ जिसको हम बोलते हैं जुर्माना। ठीक है, तो जुर्माना इतना होना चाहिए कि वो 5,000 से अधिक ना हो। याद रहेगा? नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ पे जो चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की। ठीक है, फिर लेकिन ऐसा है कि शास्तियाँ तो लगा दिए, जुर्माना तो लगा दिए, तो क्या इनको सुना नहीं जाएगा क्या? तो नहीं, धारा 33 बोलती है इनको पूरा अवसर प्रदान किया जाएगा, ये यानी कि इनको सुना भी जाएगा। कौन सुनेगा? राज्य आयोग, और वी कैन से राज्य खाद्य आयोग इनको भी सुनेगी। साथ में यदि कोई शिकायत लेकर के गया उनको भी सुनेगी। और यदि सुनवाई के वक्त ये पाती है कि लोक सेवक या प्राधिकारी अपने कार्यों को सही रूप से नहीं कर पाए हैं, तो ये उनके ऊपर जुर्माना लगाएगा। और जुर्माना ऐसा होना चाहिए कि 5,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इतने बार बताने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन नंबर 37। ठीक है, इसमें क्या है? अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति। अब अनुसूचियों का संशोधन कौन कर सकता है? अनुसूचियां जिसको हमने किस में देखा था? पार्ट 2 में देखा था आपने। ठीक है, नहीं देखे हो आप तो आप उसको आप लोग पहले वो वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो अनुसूचियों का संशोधन कौन कर सकता है? केंद्र सरकार कर सकती है। ठीक है, और कैसे करेगी? ये अधिसूचना जारी करके करेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है?
यदि पूछता है कि अनुसूचियों के संशोधन की शक्ति किसके पास है, तो केंद्र सरकार के पास है। और किस तरह से करेगी, अधिसूचना जारी करके। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं धारा 38। तो धारा 38 में क्या है, केंद्र सरकार की निर्देश देने की शक्ति। पहले क्या था, ये धारा 37 में किसी भी चीज को ये क्या कर रहे हैं, संशोधित कर रहे हैं। ठीक है, संशोधित कर रहे हैं, फिर उसके बाद संशोधित करने के बाद अब ये निर्देश दे रहे हैं। तो किस तरह के ये निर्देश दे रहे हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकेगी। ठीक है, ये निर्देश तो दिए, कौन दिया, केंद्र सरकार दी राज्य सरकार को। तो क्या राज्य सरकार फॉलो करेगी कि नहीं, बिल्कुल, ये बोला गया है राज्य सरकार ऐसे निर्देशों का पालन करेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन नंबर 39। सेक्शन नंबर 39 में क्या है, नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति। संशोधित कर दिए, किसको किए, अनुसूची को किए, फिर निर्देश दिए, किसको दिए, राज्य सरकार को दिए। अब ये क्या करें, नियम बना रहे हैं। ठीक है, तो नियम ये किस तरह से बना रहे हैं, केंद्र सरकार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए, यानी कि टू इम्प्लीमेंट दिस एक्ट क्या करेगी, राज्य सरकारों से परामर्श करेगी। फिर उसके बाद क्या करेगी, फिर अधिसूचना जारी करके कोई भी ये नियम बना सकती है। ठीक, याद रहेगा, केंद्र सरकार किस लिए, इस अधिनियम को सही रूप से कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से अधिसूचना जारी करके कोई भी नियम बना सकती है। ऐसा कौन बोल रहा है, धारा 39। ठीक, फिर इस अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो कुल 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि केंद्र सरकार नियम तो बना ली है, कैसे बनाई है, अधिसूचना जारी की है। ठीक है, अब अधिसूचना ये जो जारी की है, तो मान के चलो जब संसद का सत्र चालू है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, प्रत्येक सदन के समक्ष कितने दिन के लिए, 30 दिन के अवधि के लिए ये संसद के समक्ष उस अधिसूचना को रखेंगे। ठीक, और ये जो सत्र है, ठीक है, संसद का जो सत्र होता है वो क्या होना चाहिए, एक सत्र या दो से अधिक अनुक्रमिक सत्र। इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलो कि अभी जो है बजट सेशन चालू हुआ। ठीक है, हालांकि बजट सेशन में तो बजट से ही रिलेटेड हर चीज़ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये नेक्स्ट टाइम कब बैठते हैं, जुलाई में बैठते हैं। ठीक है, तो ये जब जुलाई में बैठते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉनसून सेशन इनका आता है, फिर विंटर सेशन आता है, फिर सबसे पहले स्टार्ट क्या होता है, बजट, फिर मॉनसून, फिर विंटर, इस तरह से होता है, आपको पता होगा, है ना। तो ये क्या बोलती है, ये धारा क्या बोलती है कि जो भी अधिसूचना केंद्र सरकार जारी की है, किस लिए जारी की है, कोई भी नियम बनाने के लिए। ठीक, तो नियम वो क्यों बनाई है कि इस एक्ट को, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सही रूप से कार्यान्वित करने के लिए वो कोई नियम बना रही है। तो वो जो नियम बनाई है उसको वो संसद के समक्ष रखेगी, और वो संसद के समक्ष दोनों सदन से पास होना चाहिए। और पास तो होगा, लेकिन कितने दिन के लिए रखी है, 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। ठीक है, और वो 30 दिन की अवधि कैसे गिनाएगी, ये आगे आप सुनो। 30 दिन की अवधि इस तरह से गिनाएगी कि मान लो एक ही बार जब ये बैठे तो 30 दिन पूरा हो जाए। ठीक, और मान लो वो 30 दिन पूरा नहीं हुआ और ये इनका जो सत्र था वो क्या हुआ, खंडित हो गया। खंडित मतलब वो सत्र जो है उस समय समाप्त हो गया। ठीक, अब उसके जस्ट नेक्स्ट वाला सेशन होना चाहिए, उसमें ये कुल 30 दिन रखे। ठीक है, और वो मान के चलो इस बार वो 15 दिन रखे हैं, फिर उसके बाद ये 10 दिन ही रखे, तो अभी भी कितना हो गया, 25 दिन हुआ है। अब ये क्या करेंगे, जस्ट उसके नेक्स्ट वाला, यानी कि क्या होना चाहिए, अनुक्रमिक सत्र होना चाहिए, यानी कि सक्सेसिव सेशंस होने चाहिए, एक के बाद एक के बाद एक, यानी कि 15, 10, 5। समझ में आया, 15, 10, 25 हो गया और 5 नेक्स्ट सेशन, यानी कि 3 सेशन में, चाहे एक ही सेक्शन
एक ही सत्र में 30 दिन कर दो या 2 सेशन में 30 दिन कर दो या 2 से अधिक सेशन को मिला के 30 दिन कर दो, लेकिन 30 दिन तक ये सदन के समक्ष यह अधिसूचना जारी करके जो भी नियम केंद्र सरकार बनाई है सदन के समक्ष रखे जाएंगे। समझ में आ रहा है? बार बार मैं बोल रही हूँ इसलिए जिससे आपको समझ में आए ये चीज़, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। तो क्या होता है ये, यदि उस सत्र में, ठीक है, यानी कि मान लो केवल इसी सेशन में यदि सभी लोग सहमत हो गए, ठीक है, तो क्या करेंगे, सहमत हो गए, यदि कुछ उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं तो ये ज़रूर चेंज ला दें, ठीक है, कोई बात नहीं, चेंज ला देंगे तो जिस दिन से ये चेंज लाए हैं उसी दिन से ये क्या होगा, प्रभावी हो जाएगा। अब मान के चलो ये सहमत नहीं हुए, यानी कि दोनों सदन सहमत नहीं हुई, और यदि ये कोई चेंज लाना चाहते तो भी और नहीं लाना चाहते हैं तो भी, यदि ये नहीं लाना चाहते हैं तो जैसा था वो वैसा ही रहेगा, यदि लाना चाहते हैं तो ठीक है आप ला दो, जो भी चेंज लाना है वो वैसा ही प्रभावी हो जाए। समझ में आ रहा है? तो लेकिन ये क्या करेंगे, किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन यदि मान के चलो कोई भी चेंज ये लाए हैं, लाए चाहे ना लाए ये जाने, ठीक है, यदि मान लो लाए हैं और उसके पहले कुछ भी कार्य हुआ था, मान के चलो कि आज सेशन बैठी है, ये आज कुछ चेंजेस लाए हैं, ठीक है, आज से ये कोई चेंज ला दिए, लेकिन उससे पहले जो भी कार्य हुए थे क्या वो निष्प्रभाव हो जाएंगे क्या? तो नहीं, ये धारा ये बोलती है कि वो कोई भी जो उससे पहले जो भी कार्य किए गए वो निष्प्रभाव नहीं होंगे। मेरे को लगता है इतने बार समझाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। एक बार मैं ब्रीफ में इसको बहुत जल्दी बता देती हूँ। एक बार क्या है कि 30 दिन के लिए दोनों सदन के समक्ष रखा जाएगा। 30 दिन की अवधि यदि एक सेशन में कंप्लीट हो जाती तो ठीक है, नहीं तो आने वाले अनुक्रमिक सत्रों को मिला करके वो 30 दिन की अवधि को कंप्लीट करना है। यदि दोनों सदन से यह पारित हो जाता है और कोई भी परिवर्तन लाया जाता है तो परिवर्तन जिस दिन से ये लाए हैं वैसा ही वो परिवर्तन प्रभावी हो जाएगा, और यदि ये नहीं लाए हैं कोई भी परिवर्तन तो जैसा पहले था वो वैसा ही प्रभावी रहेगा। और उससे पहले किसी परिवर्तन लाने से पहले जो भी कार्य किए गए थे इस अधिनियम के तहत तो वो निष्प्रभाव नहीं होंगे, वो उसी तरह से प्रभावी रहे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम धारा 40। धारा 40 में क्या बोलते हैं, नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। अब ये तो केंद्र सरकार की थी नियम बनाने की शक्ति, अब राज्य सरकार की क्या शक्ति है, तो राज्य सरकार भी क्या करेंगे, अधिसूचना जारी करके ही करेंगे। ठीक है, लेकिन ये इस तरह से होना चाहिए कि इस अधिनियम और केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से संगत हो। ठीक है, यानी कि कुछ भी उनके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जो भी ये अधिनियम बोलता है या केंद्र सरकार जो भी नियम लाई है उसी के समान स्तर के होने चाहिए, उसी से मिलते जुलते होने चाहिए, यानी कि उनके खिलाफ का कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है, यानी कि ये क्या क्या किए हैं, यहाँ से आपका एक रिवीजन हो रहा है। रिवीजन पर आप जब मैं अभी आपको समझाऊंगी तो समझ में आएगा। धारा 10 सबसे पहले आया। ठीक है, तो धारा 10 में क्या आया कि अधीन पूर्विकता प्राप्त गृहस्थियों की पहचान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। यहाँ से आपको ये पता चला कि धारा 10 में पूर्विकता प्राप्त गृहस्थियों की पहचान के बारे में बोला गया है। ठीक है, क्विक ओवरव्यू हो रहा है ये कि राज्य सरकार अब चेंज ला रही है ना, तो आपका एक रिवीजन भी हो रहा है। रिवीजन कैसे हो रहा है कि कौन सी धारा में क्या दिए हुए हैं, कौन सा नियम है। ठीक है, धारा 10 में ये क्या करेंगे, पूर्विकता प्राप्त गृहस्थियों की पहचान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत लाएंगे। ठीक है, फिर धारा 14 के अधीन ये क्या करेंगे, आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को देखेंगे, यानी कि गठन करना है, क्या करना है ये जानेंगे। ठीक है, जो भी चेंजेस लाना है ये देखेंगे। फिर धारा 15 के तहत ये क्या करेंगे, जिला शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या है, धारा 16। तो धारा 16 में क्या है, धारा 16 में है राज्य आयोग के अध्यक्ष, यानी कि राज्य खाद्य आयोग देखे थे हम लोग धारा 16 में, तो उनके अध्यक्ष या अन्य सदस्य
या सदस्य सचिव की नियुक्ति या फिर कर्मचारी वृंद यानी कि टेक्निकल स्टाफ जो मैंने बताया था आपको कल, तो टेक्निकल स्टाफ की ये क्या करेंगे कि किस तरह से इनकी नियुक्ति हो वेतन भत्ते और सेवा की शर्तों में। यदि इनको लग रहा है कोई चेंज लाना है तो ये लाएंगे, वरना जो जैसा चल रहा था वैसे ही रहेगा। लेकिन इनकी शक्ति है कि ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी अधिनियम और केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, बस ये है, ठीक है। आगे है वह रीति जिसमें धारा 27 के अधीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेख सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र में रखे जाएंगे और जनता के निरीक्षण के लिए खुले रखे जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि धारा 27 में ये क्या करें, टीपीडीएस में पारदर्शिता लाने की बात की गई है, ठीक है। तो ये वही बोल रहे हैं कि जनता के निरीक्षण के लिए ये खुले रखे जाएंगे, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सोशल ऑडिटिंग, है ना। सोशल ऑडिटिंग जो हुई है उसके लिए भी ये कार्य कर सकते हैं। फिर धारा 28 में क्या है, सामाजिक संपरीक्षा के लिए ये प्रावधान ला सकते हैं। फिर उसके बाद धारा 29 है। धारा 29 में क्या है, सतर्कता समिति, ठीक, सतर्कता समिति में जो है मैंने ऊपर का नीचे बोल दिया, यानी कि धारा 27 में क्या है, जनता के निरीक्षण के लिए कोई भी जो भी चेंजेस लाए हैं तो जनता के सामने रखेंगे। और धारा 28 में ये सामाजिक संपरीक्षा करेंगे। मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था, सॉरी फॉर डैट। जो धारा 27 है वो जनता के निरीक्षण के लिए कोई भी अभिलेख रखे जाएंगे और धारा 28 बोलती है सामाजिक संपरीक्षा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, धारा 29 में क्या है, सतर्कता समिति यानी कि विजिलेंस कमेटी की संरचना, ठीक है। फिर धारा 43 आ जाता है, इसमें संस्थागत तंत्र है। संस्थागत तंत्र में क्या आएगा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार की स्कीमों का कार्यक्रम होगा, यानी कि ये क्या करेंगे, जो भी स्कीम है उनका इम्प्लीमेंटेशन चेक करेंगे, ठीक है। ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये 2014 के रिकॉर्ड के अनुसार है, प्रेजेंट में यही अवेलेबल है, ठीक है। अभी कोई चेंजेस आया होगा तो आप लोग एक बार इसको चेक कर लेंगे। तो जो टीपीडीएस के अंतर्गत ये पूछा जा सकता है ना, व्यापम में इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो टीपीडीएस के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का टोल फ्री नंबर है 1800-233-3663। इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। टोल फ्री नंबर कितना है, 1800-233-3663। ये व्यापम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न व्यापम पूछती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सभी डाउट को मैं वहाँ पर क्लैरिफाई कर सकूँ। हाँ, ये अधिनियम है जो खुद ही उनकी लैंग्वेज, बेयर एक्ट्स की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि सिंप्लीफाइड वर्जन में आपके सामने प्रस्तुत करने का। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।